देख रहे हैं ईटी नौ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। ईटी नौ स्वदेश की पहली सालगिरह पर मार्केट के, इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज हमारे चैनल पे आ रहे हैं, जो हमें लगातार योगदान देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं ईटी नौ स्वदेश पे। और ऐसे ही एक खास शख्स के साथ आज हमारी बातचीत हो रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ईटी नौ स्वदेश पे आपने हमेशा मार्गदर्शन दिया, ईटी नौ नेटवर्क को प्यार दिया है, और हमारे पहले सालगिरह पर भी आ जाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो रामदेव जी, सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा मैं, आपकी तो नज़र एक तरफ बाज़ार पे रहती है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट इंडिया कैसा कर रहा है, इस पे आप बहुत क्लोज वॉच रखते हैं। तो वाकई बताइए कि अभी जैसे निकुंज एक बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे पहली बार ऐसा लग रहा है उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत तेज़ी में है, लेकिन बाज़ार के विशेषज्ञ हैं वो मंदी में। तो ये डायकोटमी कैसी, आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जो पर्सपेक्टिव होता है, जो इंडस्ट्रीज का पर्सपेक्टिव होता है, एंटरप्रेन्योर का पर्सपेक्टिव होता है, वो काफ़ी लंबे समय का होता है। उसको फैक्ट्री डालनी है भाई, 8-8, 10-10 साल आपको फैक्ट्री को उसको रिकवर करने में लगता है। तो उनका नज़रिया क्लियरली 10, 15, 20 साल का होता है। तो वो तो मतलब अगला क्वार्टर, अगला साल इतना तो देख नहीं सकते वो, उतने में तो उनकी फैक्ट्री बनी भी नहीं होगी। तो क्लियरली देयर इज़ अ मतलब जो पर्सपेक्टिव का डिफरेंशियल है, वेरी लॉन्ग टर्म दिस गाइज आर मार्केट्स आर इधर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, उसके आगे तो मतलब भगवान के ऊपर छोड़ दो, ऐसे वाली बात है। सो वो एक डिफरेंस है। जो मार्केट वॉचर्स हैं, मतलब जैसे आज दुनिया में क्या हो रहा है, ये मैक्रो जो है, हेडलाइंस जो हैं वो, और डे टू डे मार्केट इज़ गेटिंग रीसेट एवरी डे। तो द न्यूज़ मीडिया जो है वो लोग को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। एंड देर आर ह्यूज ट्रेडिंग कम्युनिटी, लाइक 99% है ट्रेडिंग कम्युनिटी, 1% इज इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। तो उनका भी पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म है। तो ऐसे क्या, शॉर्ट टर्म वालों का जो है ना, बोलबाला बहुत ज़्यादा है मीडिया में, टोटल मीडिया लेंगे तो प्रिंट है। हाँ, और जो लॉन्ग टर्म बेचारे इंडस्ट्रीज हैं वो तो मतलब वो धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल 20 साल के लिए इंस्टीट्यूशन बनने में, कंपनीज बनने में बहुत टाइम लगता है। तो उसी कारण पर्सपेक्टिव जो है, तो लॉन्ग टर्म इंडिया का बहुत अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म क्लियरली बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं मार्केट्स में, वैल्यूएशंस हैं, क्या ये है, कॉस्ट ऑफ मनी है, लिक्विडिटी है, सब चैलेंजेस। अभी आप देखें, शॉर्ट टर्म बात करें तो बहुत मंदी लगेगा, समझ ना। बिल्कुल। हाँ, हम वो सब में जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि लॉन्ग टर्म जो है ना, एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए इसको दो भागों में करते हैं। मुझे ये भी मालूम चला है कि आप वापस से कोरोना के बाद ढेर सारे देश, अपने सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, कंपनीज से मिल रहे हैं। ऑन ग्राउंड आपको क्या सेंस आ रहा है इस समय? कॉर्पोरेट इंडिया की हेल्थ कैसी है, अर्निंग विजिबिलिटी कैसी है, सेंटिमेंट कैसा है भारत के उद्योगपतियों में? देखिए, अभी मैं 2 बड़े लेंडर से मिला, मैं समझ लीजिए बड़े NBFC से। तो ये समझ में आता है कि भाई देखो, एक तो पहली बात जो है, बुक्स आर क्लीन। जितना थोड़ा बहुत बाकी था वो सब कोविड में और हो गया, तो सुपर क्लीन हो गया। इतना क्लीन बुक कभी बैंकिंग सिस्टम पर रहा ही नहीं। तो वो एक तो वहाँ है। दूसरा ये है कि डिमांड जो है, मतलब मे बी इट इज़ पोस्ट कोविड पेंट अप डिमांड और व्हाटएवर, डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं कल ही एक बड़े बैंकर से बात कर रहा था, तो वो यही बोल रहे थे कि डिमांड का कोई इशू नहीं है, सवाल एक्चुअली डिपॉजिट का है। बोलता अभी लायबिलिटी मैनेजमेंट इज़ बिकमिंग चैलेंजिंग एटलीस्ट फॉर द बैंक्स। सो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी बड़ा रिसर्जेंस है, और गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा माहौल जो है, ये समझ में आ रहा है कि जो इंडिया का जो डिमांड सिनेरियो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है। 1-2 एक्सपोर्ट कंपनी से मिले, जैसे केमिकल कंपनियों से मिले, तो वो बोल रहे हैं कि Q2 तक तो हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब Q3 में इन्वेंट्री करेक्शन आएगा, और सब सप्लाई जो है ना बिल्डअप होते जा रही है। लोगों ने जब शॉर्टेज था, सप्लाई चेन शॉर्टेज था, चैलेंज था, तो उन्होंने बहुत इकट्ठे कर लिए और बहुत ऊँचे दाम इकट्ठे कर लिए। अब जो है वो लोग पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं आगे, ना तो कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं, और न ही दे आर एबल टू बुक ऑर्डर्स। तो उसी कारण से क्या है, ऑर्डर में काफ़ी ऊपर नीचे होते आ रहा है। सो उसके चलते थर्ड क्वार्टर में थोड़ा चैलेंज आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। एंड देन एक बार क्लीन अप हो गया, देन आई थिंक जर्नी कुड बी बेटर। बट राइट नाउ Q2 विल बी गुड, Q3 विल बी समवॉट चैलेंजिंग। तो ऐसे एक एक जहाँ जहाँ जाते जाओ, पर्टिकुलरली एक्सटर्नल जो है, जो ज़्यादा डोमेस्टिक डिपेंडेंट है, उनका काम बहुत सही है। दे आर वेरी स्टेबल। जैसे हमारी कंपनी, कोई इशू नहीं है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट है नहीं, हमारा थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन FIs का है, वैसे भी ज़्यादा बेच ही रहे हैं। तो उसी कारण से उनका शेयर एक्चुअली जो हमारे यहाँ पहले 1/3 2/3 था, 1/3 डोमेस्टिक और 2/3 FI, अब ऑलमोस्ट 50-50 और इस टाइप का होगा। जब मिक्स इज चेंजिंग, तो आवर डिपेंडेंस ऑन FIs फॉर द रेवेन्यूज़ कम होती जा रही है। तो जितने जो कंपनी का डोमेस्टिक ऑपरेशंस है
कॉस्ट स्ट्रक्चर एज वेल एज रेवेन्यू स्ट्रक्चर, वो तो एकदम मजा कर रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट आपने ये वाली बात बोली तो मैं इसी पे एक और सवाल पूछता हूँ कि लास्ट हमने 1 साल में, आपने खुद, आपको 40 साल हो गए बाजार में, इतनी ज़बरदस्त FIS सेलिंग के सामने बाजार को मजबूती से खड़े होते शायद नहीं देखा होगा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा बहुत स्ट्रांग है। जब आप अपने इन्वेस्टर कम्युनिटी से मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके इन्वेस्टर्स पूरे देश में फैले हुए हैं, तो आपको उनमें स्ट्रेंथ दिख रही है? ये स्ट्रेंथ सस्टेनेबल नज़र आ रही है? वो तो नंबर से देखिए ना, किसी पूछने क्या फ़ायदा है भाई, यहाँ तो मतलब 100 करोड़ जनता है, 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है, हमारे यहाँ खुद के यहाँ क्लाइंट्स होंगे करीब 4-5 मिलियन, मतलब 40-50 लाख क्लाइंट होंगे हमारे। सो वी आर द रिटेल हाउस। तो आप ये देखिए नंबर्स क्या है, क्योंकि आप एक आदमी से बात करके समझ में नहीं आएगा, तो आपको नंबर्स देखिए कैसे हैं, आपको डीमेट अकाउंट एडिशन कैसा है, आपको मंथली फ्लो कैसा है, जो आपको SIP फ्लो है 12-15 हज़ार करोड़ हर महीने का, तो ये तो बहुत स्ट्रक्चरल है। मेरे को ऐसा लगता है कि यदि इकोनॉमी यदि फॉल्टर ना हो, हालांकि इकोनॉमी के परफॉर्मेंस में भी ये जो SIP का योगदान बहुत बड़ा रहेगा घुमा फिरा के, लेकिन यदि इकोनॉमी फॉल्टर ना करे 6-7%, 7% में 6% यदि सस्टेन कर लिया ना, तो इससे बड़ा बुल रन कभी हो नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चरल है, क्योंकि अब देखिए इंटरेस्ट रेट कैसा है, देखिए आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो आप इक्विटी में जाओ या फिर डेट में जाओ, फिक्स इनकम। और फिक्स इनकम में आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, 5 से 6% इन्फ्लेशन है, 7% इन्फ्लेशन है, आपका रियल इंटरेस्ट रेट, आपका रियल एस्टेट रेट नेगेटिव है, आपको मिलता कितना 5-5.5%, वो भी प्री टैक्स, तो पोस्ट टैक्स लगेगा आपको 4-4.5%। तो यार अच्छा नहीं लग रहा है, जो सेवर्स जो हैं उनको मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको 10-12% तो मिल जाएगा, ऐसा समझ है। तो ये जो जर्नी है स्ट्रक्चरल है, और अंडर पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए पहले समझिए 2020 तक सिर्फ 4 करोड़ इन्वेस्टर थे, 40 मिलियन, अब जाके अभी 1 महीना पहले 100 मिलियन क्रॉस किया। अब आपका बैंक अकाउंट से 1 बिलियन, कितना स्कोप है? तो वही मैं बोलता हूँ, अगले 4 साल में 2-2 मिलियन भी हर महीने आए, तो आपको 25 से 30 मिलियन हर साल आए, तो आप समझिए अगले 4 साल में 200 मिलियन हो जाएगा। तो ये जो सपोर्ट है, 200 मिलियन जब एक साथ चलेंगे, तो उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, अभी आ रहे हैं बहुत छोटे-छोटे 2,000-3,000 रुपये महीने के, लेकिन एक तो वो बढ़ेगा, दूसरा ये कि उनकी खुद की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन, उनका एक्सपीरियंस। दूसरी काम मैं ये बोल रहा हूँ, यदि मार्केट परफॉर्म किया, मार्केट तब परफॉर्म करेगा जब इकोनॉमी परफॉर्म करेगा। सो इकोनॉमी 6-7% से भी सस्टेन कर गया विदाउट ब्रेक, देन यू कैन नॉट टच। अच्छा, FIs क्या कर रहे हैं? FIs का लोकेशन, इंडिया इज 3.5% ऑफ ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैप। उनका लोकेशन मेरे ख्याल से, जो मेरी समझ है, आई डोंट हैव वेरी डेफिनेट डेटा, बट इट इज लेस देन 1% ऑफ देयर इंस्टीट्यूशनल मनी। तो आगे पीछे उनको आना तो है ही पक्का, ऊपर के भाव पे। हाँ, लेकिन इंडिया एक उनका भी एक विडम्बना है कि अब चाइना 10 का पी है और इंडिया 20 का पी है। तो महंगा लें, स्ट्रक्चरल है, सस्ता लें, या देयर इज एवरी सिंगल आदमी जो आता है, आप देखिए हर इंटरव्यू, वो दे हैव फॉलन इन लव विथ इंडिया। हाँ, आज ही देखिए आप, हाँ, डॉइचे बैंक के डॉइचे बैंक, लेकिन क्या है, लेकिन चक्कर क्या है कि जब खरीदने जाते हैं तो हाथ कांपता है ना? सही बात तो है। वो कहीं कहीं जाके उनको समझ में आएगा इंडिया इज डिफरेंट। बट इंडिया हिस्टोरिकली भी बहुत सस्ता तो नहीं, बहुत सस्ता है, लेकिन मिलता ही नहीं है। 30-35-40% प्रीमियम होता था, अब 100% प्रीमियम हो गया ना, तो ज़्यादा हो गया। तो या तो चाइना 12-15 का पी हो जाए, वो भी हमारे लिए अच्छा है, तो हम रिलेटिवली ठीक लगेंगे। बट ये वैल्यूएशन की बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वैल्यूएशन है, एक तो है इंडेक्स वैल्यूएशन और दूसरा एक ब्रॉडर मार्केट एवरेज वैल्यूएशन। आपको दोनों जगह रिलेटिव अर्निंग स्ट्रेंथ को देखते हुए या डिमांड एनवायरनमेंट को देखते हुए फ्रॉथ लग रहा है या फेयर दिख रहा है? नहीं, कई कुछ सेक्टर्स में फ्रॉथी है क्लियरली, बट नॉट अक्रॉस। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर इज़ गुड, ओके, हाँ, वहाँ पर जो है आपका जो अभी जो क्वालिटी ऑफ जो बैलेंस शीट है और जो अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ पोटेंशियल है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से रिजनेबली प्राइस है। बैंक्स आपको रिजनेबल प्राइस सकते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस, कई सेक्टर जो है ना, कई सेगमेंट रिजनेबल प्राइस है, कई सेगमेंट जो है जैसे कंज्यूमर फेसिंग कंपनी जो है ना पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा महंगे, बहुत महंगे लगते हैं। लेकिन अब आप 60 के पी में नहीं बोलो तो 80 का भी हो जाता है, 80 पी में ना बोलो तो 100 भी हो जाता है। तो ये एक नया फिनोमेना 5-7 साल में मैं देख रहा हूँ। तो अभी आपका जो पोर्टफोलियोज हैं वो कौन से सेक्टर की तरह टिल्टेड हैं? आपने डोमेस्टिक ओरिएंटेड की बात की, उसमें कंज्यूमर या फाइनेंशियल या कैसे हैं? नहीं, फाइनेंशियल्स तो हैं, मतलब दैट इज अ सी, इवन इफ यू सी द टोटल मिक्स ऑफ द प्रॉफिट जो प्रॉफिट पूल है, जो 10 लाख करोड़ का
इंडियन इक्विटीज़ का प्रॉफिट है वो भी आप देखें तो लार्जेस्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब आपको बैंकिंग इटसेल्फ इज 27-28%, फिर वैसे इंडेक्स का उसका वेट भी है, फिर उसके बाद आपका दूसरे जो अदर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर वो हैं, इंश्योरेंस है, ब्रोकिंग है, एसेट मैनेजमेंट है, वो सब हैं। तो ऐसे मिला के 1/3 डेफिनेटली इज़ अबाउट फाइनेंस सेक्टर। देन कम्स द IT। सी एक इंडियन मार्केट का बहुत बड़ा, बहुत अलग है दूसरे कंट्री से। इंडिया का जो IT जो है, जो 1% होता था 2000 में, अभी है 24%, 24% और टोटल प्रॉफिट। जैसे आपको 10 लाख करोड़ आया तो 2.5 लाख करोड़ यहाँ से आता है। अच्छा, इंडेक्स में लोकेशन 14% है। तो होता क्या है, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी बैंक्स आर इन फेवर, तो इंडेक्स क्या कर रही है, बैंक्स को चला रही है। करेक्ट। तो जब बैंक्स चल रहे हैं तो उसको पैसा तो कहीं से आने का है ना। तो कौन सा सेक्टर है जहाँ से पैसे आ रहे हैं, IT से आ रहा है। तो बैंक इज अप, IT इज डाउन। IT में एक और बात आ रही है अभी कि ग्लोबल ग्रोथ का इम्पैक्टेड होगा। हाँ, वही वैल्यूएशन कम कर देंगे। आप अपन पहली बात किया ना, IT इज 99% रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल। दे आर नॉट, बैंक्स आर कम्प्लीटली होम डिपेंडेंट। तो वही ना, तो बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी होगा ना, क्योंकि दुनिया हमेशा ऐसा कर देगी, दुनिया थोड़ी ये रहेगा। तो क्या एक तो है, सी अभी भी IT में कोई अर्निंग्स का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ विजिबिलिटी और ग्रोथ। अर्निंग स्लो डाउन का भी एक चैलेंज है कि रिसेशन आएगा, ये होगा वो होगा, क्लियरली स्लो डाउन होगा। बट उसके कारण से, उसके चलते क्या हो रहा है, आपको 12 महीने पहले आप ऑप्टिमिस्टिक थे तो 30-35 का पी था, 80 का पी था। अब वो जो है, अब थोड़ा ओपिनियन जो है थोड़ा मेलो डाउन हो गया है। तो अब बेचो। अब कहीं ना कहीं वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो कहीं आपको भी वैल्यू नहीं आई है ना आपके साथ। नाउ वी आर क्लोजर टू दैट। ओके, सो IT में फेयर वैल्यू क्लोज आ गए। दैट इज वन अपॉर्चुनिटी जब ये नीचे जा रहा है। समझ गया मैं। तो कहीं ना कहीं से अब हर कंपनी का अलग अलग पैरामीटर है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या लीडरशिप चेंज है, वो देखते हुए। बट इट इज़ अ सेक्टर विच इज़ अ गोल्डन सेक्टर ऑफ इंडिया। क्या बात है। आपने एक और बात बोली कि फाइनेंशियल्स की जो ग्रोथ है वो वैल्यूएशन और अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी साथ में चल रहे हैं, तो फेयर है। आपने मैं कैपिटल गुड्स के बारे में जानना चाहूँगा। कैपिटल 10-15 साल पहले उसका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, अभी कुछ 10 ईयर लो पे है कैपिटल गुड्स। बट अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी वाकई चल रही है तो क्या कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, हम वापस अभी LNT से मिले थे। अच्छा। 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले हमारे कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो मैं कहानी सुन रहा था खाली। तो अब वो क्या है कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है, जो प्राइवेट कैपेक्स साइकिल, वो सबसे बड़ा बूम का फैक्टर होता है। करेक्ट। मतलब वो कैपेक्स साइकिल इज लंपी। तो अभी 100 मिलियन टन स्टील प्लांट, 100 मिलियन टन यदि आप सीमेंट प्लांट लगाएंगे तो आपका 10 बिलियन का आपका कैपेक्स हो जाएगा, वो भी 2 साल के अंदर। तो ये जो स्टील का है, यदि मान लो 50-100 मिलियन टन स्टील का नया कैपेसिटी अनाउंस हो जाए और लोगों ने लगाना चालू कर दिया, तो अब सवाल क्या है कि एंटरप्रेन्योर क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को डिमांड दिखाओ, तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। क्योंकि मैं 2008 में एक एक्सपीरियंस क्या हुआ है, 2008 में जिन्होंने बड़ा कैपेसिटी किया वो सब बहुत तकलीफ में है। सही बात है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब पहले क्या हुआ, फ्रंट लोडेड इन्वेस्टमेंट आया, गवर्नमेंट ने जो कहानी सुनाई लोगों ने माना। अब लैग के साथ अब क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है भाई इंडिया बहुत शाइनिंग है, लेकिन मेरे को जिंदा रहने का है। सो आई विल पुट अप ऑफ कोर्स, बट आई विल पुट अप आफ्टर आई सी द डिमांड। तो ये जो कैपेक्स अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है ये कंजर्वेटिवली हो रहे हैं? ऑफ कोर्स, जिसको दिख रहा है डिमांड, केवल वही कर रहे हैं, वो कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग को आप कैसे प्ले करना रेकमेंड? हाँ, तो अभी देखिए मैन्युफैक्चरिंग में एक वही कंपनी बाई कंपनी है कि भाई किसके कितना डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है, कितना ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, कितना कॉम्पिटेंस है। क्योंकि इंडिया में क्या है, एक बहुत यूनिक जगह है, मतलब मैंने जहाँ पर आपको ऐसे कंपनी मिलते हैं जो आर ग्लोबल इनोवेशंस और ग्लोबल प्रोसेस में, जैसे केमिकल्स में है, तो प्रोसेस में मतलब लॉट ऑफ। अब देखिए 2 चीज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, एक तो चाइना प्लस हो रहा है, वो बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। धीरे धीरे जैसे अभी आप iPhone 14 जो है इंडिया में बनने की बात आई, तो ये बहुत सारी जगह होगा, ये बहुत बड़ा इवेंट है अपने आप में। iPhone 14 बीइंग प्रोड्यूस हियर, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मर्सिडीज भी कंप्लीटली सब करेंगे। देखिए जब भी लीडर करता है ना, दैट इज वाई लीडरशिप इज लीडरशिप ना। जब बड़ा आदमी करता है, वाइज पीपल डू इन द बिगनिंग, फूल्स डू इट एट द एंड। क्या बात, तो उनके पीछे सब आएंगे, लाइन से सब आएंगे। तो ये तो कहानी बनेगी वो, लेकिन समय से बनेगी। देन दूसरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी, जैसे यूरोप प्लस। अब यूरोप में पावर क्राइसिस हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया, ये यूक्रेन वार हो रहा है, थोड़ा भी रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। हाँ, नहीं मतलब
बट यूरोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो वो इधर आएगा। अब वो कैसे, देखिए उनको तो अभी तो क्राइसिस है ही, सो अभी तो देयर विल बी शिफ्ट ऑफ सम प्रोडक्शन इन इंडिया, और बट अब देखिए कैसे ये पूरा आगे बढ़ता है। मान लो बाई चांस ये वियतनाम टाइप का 10-15 साल खींच जाए बाई चांस वॉर, और ये जो टसल है बिटवीन रशिया एंड एनर्जी क्राइसिस बिकम्स मच मोर प्रोटेक्टेड, सही बात। फिर क्या करोगे आप? फिर तो वहाँ से सब कई चीज़ें जो है ना, अच्छा उसमें क्या है, देखिए जब आप चाइना शिफ्ट करते हैं तो इट इज़ इंडियन कॉस्ट चाइनीज़ वैल्यूज़, बट व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम यूरोप इट इज़ इंडियन कॉस्ट यूरोपियन वैल्यू। सही बात है, हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो चीज़। नहीं, आप 10 का चीज़ वहाँ चाइना में 12 में बन रहा होगा, आप 10 में बना लेंगे, प्रीमियम हो जाता है, तो 2 रुपये का फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर क्या 20 रुपये बनता है, तो 10 का 20 में बिकेगा, तो ये अलग टाइप का ये है। तो ये दोनों मिला के जो है मतलब मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी जो कॉम्पिटेंट कंपनीज हैं, सक्सेसफुल कंपनीज हैं, डोमेस्टिक, चाइना प्लस, यूरो प्लस, बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन कंपनी बाय कंपनी आपको जाना पड़ेगा। कौन अपॉर्चुनिटी को वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो ये देखने की कॉन्फिडेंस तो आपको चाहिए ना, आप स्टार्टअप नहीं कर सकते इसमें। राहुल जी, आपने जो है 40 साल का आपके पास चार्ट है, इंडिया मार्केट का भी और इंडियन इकोनॉमी का भी। हाँ। अब जब आपका कारोबार भी काफ़ी बड़ा हो गया है, हाँ। अब आप नेक्स्ट 20-30 ईयर का जब व्यू लेते हैं, हाँ। तो इंडिया इन्वेस्टिंग लैंडस्केप आपको कैसी नज़र आती है? खूब फर्टाइल, कैसी ग्रोथ और क्या चैलेंजेस रहेंगे? मैं खुद अपना प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं खुद ही गर्म हो जाता हूँ। तो हमने अभी एक प्रेजेंटेशन किया, कंपाउंडेड पास्ट कंपाउंडेड फ्यूचर। अच्छा। हाँ, तो 75 साल का हमने पूरी जर्नी हमें अपने डॉक्यूमेंट करने को, तो 75 साल का कोई डेटा नहीं है, लेकिन 25 साल का तो काफ़ी रिलायबल डेटा है। तो 25 साल में इंडिया ने 10-12 ट्रिलियन डॉलर का टोटल सेविंग्स किया, हाउस होल्ड कॉर्पोरेट मिला के, एट 30% कंपाउंडेड फॉर लास्ट 25 ईयर, 10-11-12 बिलियन। नेक्स्ट 25 ईयर्स में क्या होगा? 110 से 120 ट्रिलियन का सेविंग्स होगा। ओह माय गॉड, ये सेविंग जाएगा कहाँ? वही तो, उसी कहाँ से क्या है ये, उसी कहाँ से जो मैं आप जो बुलिश बोलो ना, स्ट्रक्चर्ड बुलिशनेस है, प्रोवाइडेड वी डोंट मेस अप इन एग्जीक्यूशन। वी डोंट मेस अप इन एग्जीक्यूशन। देखिए अल्टीमेटली अर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बाजार को 20 का 22 कर सकता हूँ, 24 कर सकता हूँ, बट मैं 44 नहीं कर सकता हूँ। मेरा अर्निंग्स मस्ट सपोर्ट, अर्निंग सपोर्ट होना चाहिए, यू नो, एंड दैट टू, तो मैं ऑलरेडी वर्ल्ड से प्रीमियम में हूँ, सो इट इज़ गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर डोमेस्टिकली सपोर्टेड मार्केट। ये एक पॉइंट है बड़ा, बहुत ज़्यादा। इट विल डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक, FIs हैव ऑलरेडी सोल्ड आउट 2%, और जो स्पीड चल रहा है लगता है और 1-2% जाएगा। उनका 14% इंडियन होल्डिंग का लोएस्ट रहा है अभी, 16 हाँ, पे आ गए। वही और नीचे आएगा वो, क्योंकि जो वैल्यूएशन का जो डिफरेंशियल है, या तो हम इतना फास्ट ग्रो हो जाए कि हमारा पी नीचे गिर जाए, या चाइना और जो दूसरे बड़े इमर्जिंग मार्केट हैं वो ऊपर आ जाए। तो आप जब बाहर जा रहे हैं कंपनी से मिलने के लिए, तो आपको 25-30% ग्रोथ वाली खूब कंपनी मिल रही है, अच्छा बैलेंस शीट मैनेज, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, आई स्पॉइल्ड चॉइस, या ढूंढना पड़ रहा है? ढूंढना पड़ रहा है भाई, बहुत ढूंढना पड़ रहा है। ऐसा इतना मिलेगा, बाजार बहुत एफिशिएंट हो गया है। मतलब जहाँ से हम कैरियर चालू किए थे, जहाँ पर बैलेंस शीट मतलब पोस्ट में आता था, उसको पढ़ के हम शेयर खरीदते थे, तो भी पैसे बहुत छापते थे। अब तो जहाँ जाओ वहाँ पर हमारे पीछे 25 आदमी और पहुँच चुके हैं। सही बात है। मतलब 2-4 लोग ही गए ना, मतलब अभी तो मैं 1 साल में देखा हूँ, मैं कोई कंपनी में नहीं पहुँचा हूँ जहाँ पर आई एम द फर्स्ट गाय टू रीच। अच्छा, ऐसा हो गया? हाँ, ऐसा हो गया। तो इन्वेस्टर कल्चर ही बहुत आ गया है। बहुत डीप हो गया है, और इट इज़ स्प्रेडिंग। मतलब छोटी सिटी में भी काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, मतलब 1000, 1500, 2000 करोड़ पोर्टफोलियो वाले, मतलब सैकड़ों लोग हैं। नहीं, हमारे 18 ऑफ स्वदेश के व्यूअर्स, हाँ। जहाँ से जब हम लोग जाते हैं छोटे शहरों में, और इसीलिए हमने ये मतलब पूरा स्वदेश का जो आइडिया है, बदलो बढ़ो देश के साथ, वो छोटे शहरों में जो रेनेसांस जिसे कहते हैं ना, एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है इन्वेस्टिंग कल्ट का, आपने भी देखा होगा वो इक्विटी एलोकेशन तो आना ही, पैसा तो सिर्फ इक्विटी में ही है भाई। आपका डेट में 6%, यहाँ 12%, अब कर लो क्या करने का 10 साल के बेस पे। अच्छा, आपने जो है नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी नाम की चीज़ तो उस समय निकाली थी जब लोगों को मालूम भी नहीं था कि $1 ट्रिलियन का हमारा GDP साइज है, और अब हम 5 की तरफ जा रहे हैं, 8 की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा प्रॉफिट पूल का एक्सप्लोजन कुछ एरियाज में आपको कहाँ दिखता है? अभी आप पीछे ट्रेंड देखें, आगे का तो जब होगा तब देखिए। एक तो पहले बात जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर, नाउ इट इज़ गेटिंग क्लीनर एंड मार्केट शेयर गेन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक इज़ मैसिव। मतलब 2 साल पहले तो ऐसा हालत था कि 110% ऑफ द प्रॉफिट वाज फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर वापस थोड़ी सांस ले रही है। सो समझो 70-80% अभी भी प्रॉफिट इज़ टू द प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल। तो वो भी और आगे बड़ा होगा, चलता रहेगा वो। कंपटीशन लिमिटेड है। अब देखिए आपका लेंडिंग देखिए ना, आप फाइनेंशियल सेक्टर में क्या लेंडिंग ही है ना, आपका अभी 125-127 लाख करोड़ का टोटल कमर्शियल क्रेडिट है।
आपका जब जीडीपी 3 से 6 होगा तो उसका डेंसिटी विल बी एटलीस्ट 1 टाइम ऑफ जीडीपी। तो 6 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट तो मतलब आप समझ लो उस समय जो है मेरे ख्याल से 200 से 250 लाख करोड़ का नया क्रेडिट लिखने का है अगले 7-8 साल में। कौन लिखेगा वो? दैट इज द लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इट्स अ लेंडर्स मार्केट। तो ये आपके जो यूनिवर्स है लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स और एनबीएफसी वेल रन। देखिए बैंक्स जो है ना छोटे हों बड़े हों बट वेल रन होना चाहिए, समझे ना उसमें ये बहुत लफड़े वाला चीज़ है। मतलब यू कैन बी वेरी लार्ज बट यू कैन बी वेरी यूजलेस। सही बात है, हमने देखा है बहुत सारे। अच्छा, ऑटो सेक्टर भी आपने 10-20 साल से देखा ही है, वो एक 7-8-10 साल के लल के बाद अब वापस आ रहा है, चांस बहुत डिसरप्शन वगैरह, और उसके चारों तरफ ऑटो एंसरी पूरी इकोसिस्टम वाइब्रेंट हो गई है। वहाँ आपको वैल्यू दिख रही है? पक्का है, वहाँ पर बहुत अच्छा चांस है। और अभी तो पहला साल ही है रिकवरी का, चाहे ट्रक का हो, चाहे कार्स का हो, चाहे मोटरसाइकिल्स का हो। मतलब एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही, मतलब हो सकता है जो के शेप रिकवरी है थोड़ा उसके कारण से हो रहा हो कि टू व्हीलर का डिमांड एट इंडस्ट्री लेवल इज सबड्यूड। ये बहुत सैड है, मतलब लाइक आएगा आगे पीछे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा मतलब 4-6 महीना और लाएगा थोड़ा। और क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं जो हमें मिसअप नहीं करना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, जो ध्यान रखना चाहिए शायद पॉलिसी मेकर्स की तरफ से भी? पॉलिसी मेकर तरफ से वगैरह ने बहुत शानदार काम किया है लास्ट। हाँ, नहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स बहुत अच्छे हैं एंड दे आर स्टीयरिंग द इकोनॉमी वेरी नाइसली। आई थिंक ये परसेंटेज में चक्कर ना पड़ के एब्सोल्यूट देखें कि भाई मेरा $2200 पर कैपिटा है या मेरा 3 ट्रिलियन है, तो मैं कहाँ से, जैसे मेरे 10% ग्रोथ करने का है, 10% ग्रोथ ठीक है, लेकिन मेरे को 300 बिलियन का एडिशनल प्रोडक्शन लेके आने का है, कहाँ से आएगा वो? कौन से पार्ट ऑफ द सर्विसेज, 60% ऑफ द इकोनॉमिक सर्विसेज, सो कौन से पार्ट ऑफ द सर्विसेज विल गिव दैट से 50 बिलियन? टेलीकॉम विल गिव मी 50 बिलियन, मेरे को आईटी देगा 50 बिलियन, मेरे को रेलवेज देंगे इतना। ये तो ऐसा जो है ना एक का ऐसा एलोकेशन नहीं कर देने का। इनफैक्ट अगर हम देखें कि कुछ मिनिस्टर्स का लास्ट 6-8 महीने 8 महीने से, तो पीयूष गोयल जी हो गए, रेलवे मिनिस्टर वार्ष्णेय जी हो गए, इन लोगों ने काफ़ी स्पेसिफिक टारगेट्स दिए कैपेक्स के भी बहुत और प्रोडक्शन के भी। ये देखिए जब से ये चाइना का जो हुआ है गलवान के बाद, उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट इज वेरी फोकस्ड ऑन ग्रोइंग द इकोनॉमी। हाउ डू यू स्टैंड अप टू $17 ट्रिलियन जायंट एंड यू आर एट 3? भाई कितना भी इंच का छाती हो पैसे तो चाहिए ना, बिकॉज फॉर गुड डिफेंस यू नीड फर्स्ट गुड इकोनॉमिक्स। सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के साथ ही जो टैक्स का पैसा आएगा उससे गोला बारूद चलने वाला है। बट आपने डिफेंस स्पेस में एक्सपोजर लिया? नहीं लिए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। वो अपॉर्चुनिटी थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, जो आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, जिसमें जो इंडियन बारूद, इंडियन गोला, हाँ विल बी मेड बाय इंडियंस, वो चीज़ जो है ना, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग डन बाय दिस गवर्नमेंट एंड आई होप in next 5-10 years we become not only self-dependent but we also can export little bit to the neighboring countries. So that will be the huge transition, and I think that has been the biggest failure of last 60-70 years. We're a large country, we cannot buy we cannot be dependent for every damn thing on अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी वही बात आ रही है कि हम इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना आप देश में बनाएं। रामदेव जी, जाने से पहले मैं आपसे एक एडवाइस चाहना चाहूँगा, एक सजेशन और एक मैसेज आपकी तरफ से हमारे 18 स्वदेश के व्यूअर्स को, स्पेशली जो छोटे शहरों में बैठे हुए हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की कला को शार्प कर रहे हैं और इस क्षेत्र में उतर भी आए हैं, क्योंकि हमने देखा ये कितने सारे नए इन्वेस्टर्स आए। एक अच्छा बढ़िया सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का मंत्र आपकी तरफ से, जिसका व्यू 10-20 साल 25 साल का हो, तो कुछ ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स, ऐसी कौन सी आदतें डेवलप करनी चाहिए अपने आप में कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकें लंबी अवधि के लिए? देखिए, एक तो पहली बात ये समझें कि आपको स्पेकुलेशन नहीं करना है। कोई वेल्थ बहुत जल्दी नहीं आने वाला है। आप वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत छोटा आदमी भी बहुत अमीर बहुत जल्दी रिटायर हो सकता है, जल्दी नहीं हो सकता है। कोई काम जल्दी नहीं होने वाला है। जैसे कोई आदमी, कोई लड़का भी 30 साल में काम चालू किया, वो 1000 रुपया पर महीने का SIP करे, कोई भी फंड में करे, निफ्टी में करे, अगले 30-35 साल तक करते रहेगा ना, खाली 1000 रुपया, मतलब उसकी तो सैलरी बढ़ेगी, फिर भी 1000 रुपया करते रहे, ही कैन नॉट इमेजिन उसका कितना पैसा आने वाला है उसको। तो वो बहुत जरूरी है कि भी आप हम लोग बने क्यों हैं? सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड री इन्वेस्टिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट वेल्थ। एक जो कहानी आती है ना कि भाई इसने इतना छोटा चालू किया था और ऐसा
5 साल में ऐसा मतलब $1 बिलियन बन गया, वो एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। वो भी जो सक्सेसफुल होता है उसकी कहानी सुनाई पड़ती है, उसके पीछे लाख लोग जो डूब गए उनका तो बात ही नहीं आती। तो वी एज इन्वेस्टर, सी एंटरप्रेन्योर का कहानी अलग हो सकता है, लेकिन वी एज इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स, वी हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ 15%। तो 15% यदि आप कमा रहे हैं अपने, अभी मतलब 1000 रुपये, लाख रुपये के ऊपर चालू करें तो 5 साल में डबल होगा, 10 साल में 4 गुना होगा, और 20 साल में 16 गुना होगा, और 30 साल में कितना होगा? 64 गुना, 64 टाइम्स, बताइए। एंड 40 साल में क्या होगा? 100 गुना के ऊपर। नो, 6 चौके 24, अब 260, 256। तो ये चीज़ जो है ना आपके दिमाग में बैठे, ये होगा, पक्का होगा। तो ये बैठाना पड़ेगा कि भाई मैं थोड़ा जितना बन सकता है, 1000, 2000, 3000 मैं डालते रहूँ। और 1000, 2000 बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई, बट एवरी मंथ यदि आप करें तो यू विल बी, एक तो आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा। मैं छोटे आदमी की बात कर रहा हूँ, बड़े आदमी तो लाख रुपए चालू कर सकता है, और वो तो 40-45 साल की उम्र में फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इंडिया का एक ऐसा टाइम है कि इंडिया विल ग्रो। मतलब देयर इज अ 99% चांस दैट इंडिया विल डू द जर्नी बेटर देन व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 40 ईयर्स। तो अब उससे ज़्यादा क्या बात करें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया रामदेव जी आज हमसे बात करने के लिए, ET9 स्वदेश को हमेशा गाइड करने के लिए और बढ़िया मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात के लिए।